जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, इसी बहनों को जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, हमारा बिंदु चल रहा है समास। आप जान रहे हो, कंसेप्ट वाइज चल रहा है। सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो में जो भी आप समास पढ़ रहे हो, हर बिंदु क्लियर हो जा रहा है। आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और संपूर्ण हिंदी ग्रामर कंसेप्ट वाइज सीखना है तो जितेंद्र सर के साथ जुड़िए। आप भी अपना पहला कदम सफलता के दरवाजे की तरफ बढ़ाइए विद्यार्थीगण। और सारी चीजें कंसेप्ट वाइज प्लेलिस्ट में पढ़ चुकी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो बिंदु चल रहा है विद्यार्थीगण, वो समास चल रहा है। आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास। तत् का मतलब होता है पुरुष, उसका मतलब होता है तत् का मतलब होता है उसका, पुरुष का मतलब होता है आदमी। विद्यार्थीगण, आज हम तत्पुरुष जो समास पढ़ने वाले हैं, तत्पुरुष समास में कारक व्यक्ति चिन्हों के अनुसार उसके कितने भेद माने जाते हैं? 6। और हमेशा याद रखना, जो 6 उसके उपभेद होते हैं, हमारे हमेशा और हमेशा उसका भी दूसरा पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है। आपको पता है, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो याद रखना, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं विद्यार्थीगण, कारकों की कुल संख्या होती है 8। हर एक कारक की अपनी अपनी विभक्ति चिन्ह होती है। उसी विभक्ति चिन्ह से हर एक कारक की अपनी अपनी क्या होती है? पहचान होती है। कारक जो भी होते हैं विद्यार्थीगण, या तो संज्ञा होते हैं या तो सर्वनाम होते हैं। उसके साथ साथ विभक्ति चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग। ये शिक्षक भर्ती में आ चुका है। जी हाँ, आइए हम बात करेंगे। कारकों की कुल संख्या होती है 8 विद्यार्थीगण, लेकिन उनमें से याद रखना 8 में से कर्ता और संबोधन कारक जो होते हैं वो तत्पुरुष समास के 6 उपभेदों में भाग नहीं लेते। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान सुना। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। कारक व्यक्ति चिन्हों यानी कारक व्यक्ति चिन्ह का दूसरा नाम मैंने लिखा है यहाँ परसर्ग के अनुसार इसके कितने उपभेद माने जाते हैं? 6। तो याद रखना, कारकों की कुल संख्या तो होती है 8। यहाँ कर्ता और संबोधन, कर्ता पहले नंबर पर आता है, संबोधन लास्ट में आता है। लेकिन याद रखना, जो कर्ता और संबोधन होते हैं तत्पुरुष समास के 6 उपभेदों में ये भाग नहीं लेते। इसके साथ साथ ध्यान से सुना, कारकों की कुल संख्या तो 8 होती है, पर मूल रूप के कारकों में हमेशा और हमेशा संबंध और संबोधन नहीं भाग लेते। इसीलिए मूल रूप में कारकों की संख्या 6 होती है, पर कारकों की कुल संख्या 8 होती है। कारकों में मैंने बताया है, जब कारक आप पढ़ेंगे वहां भी हम बताएंगे विद्यार्थीगण, लेकिन कारक का वीडियो पढ़ चुका है, वहां मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की, आप जाके पढ़ लीजिएगा। तो याद रखना, इसमें 6 आते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है करण, तीसरा होता है संप्रदान, चौथा होता है अपादान, पांचवा होता है संबंध, छठवां क्या होता है? अधिकरण। यानी तत्पुरुष समास में इन्हीं 6 उपभेदों को पढ़ना है। 6 उपभेदों में 6 प्रकार की विभक्ति चिन्ह आएंगी और उनके कारक याद रखना। इसका मतलब है, जैसे जो एग्जाम में प्रश्न ज्यादातर आते हैं उसी को मैंने रखा है। जैसे आप देखेंगे विद्यार्थीगण, पहला होता है कर्म तत्पुरुष, और कर्म तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह क्या होती है? को होती है प्रिय विद्यार्थीगण। तो जैसे जो हम यहाँ सामासिक पद रखे हैं, जब इनका समास विग्रह करोगे तो उन दोनों पदों के मध्य में को का प्रयोग होगा। और जब उन दोनों पदों के मध्य में हम उन्हीं विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं तो उन्हीं को समास विग्रह कहा जाता है। जब इन्हीं विभक्ति चिन्हों का लोप कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, इनको हटा देते हैं, पुनः दोनों सामासिक पद एक में हो जाते हैं, तो इन्हें समस्तः सामासिक पद कहा जाता है। तो जैसे हमने कहा, इसमें 2 पद हैं, एक माखन है, एक चोर है, एक मोक्ष है, एक प्राप्त है, एक कट है, एक खुदवा है, एक चिड़ी है, एक मार है, एक गगन है, एक चुंबी है, एक स्वर्ग है, एक प्राप्त है, एक पॉकेट है, एक मार है, एक सुख है, एक प्राप्त है, एक गिरा है, एक कट है, एक पाकिट है, चोर है, एक तेल है, चट्टा है, ग्राम है, गत है। ऐसे 2 पद मिलेंगे। तो इन दोनों पदों के मध्य में को का प्रयोग होगा। समास विग्रह करोगे तो विद्यार्थीगण क्या होगा? माखन को चुराने वाला। जैसे यहाँ देखो, कर्म तत्पुरुष में इन दोनों के मदों के मध्य में यहाँ को का प्रयोग हुआ है, माखन को चुराने वाला। अब यहाँ मोक्ष प्राप्त जो होगा, तो यहाँ मोक्ष के बाद को लगा देंगे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कठखुदवा, काट को खोदने वाला विद्यार्थीगण कठफोड़वा भी कहा जाता है कहीं कहीं। एक चिड़िया होती है जो हमेशा और हमेशा अपनी चोंच से तने में मारकर घोंसला बना देती है पेड़ पौधों को। याद रखना, उसी को कठखुदवा कहा जाता है। घोंसला नहीं बनाती है, चोंच से मार मार के पेड़ पौधों के तने में घोंसला बनाता है, याद रखना। जैसे चिड़ी मार, यहाँ चिड़ियों को मारने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। पाकिट मार, पाकिट को चुराने वाला। याद रखना, जैसे राहगीर होता है विद्यार्थीगण, कोई जाता है और उसका जेब कहीं कतर दिया जाता है तो वही पाकिट को चुराने वाला। सुख प्राप्त विद्यार्थीगण, सुख को प्राप्त। यहाँ देखो, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। पाकिट चोर, पाकिट को चुराने वाला।
तेलचट्टा तेल को चाटने वाला, ग्रामगत, गृहागत, आशातीत, परलोकगमन। विद्यार्थीगण याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ है, ग्रामगत और गृहागत ये दोनों बिंदु आते हैं। एक होता है ग्रामागत, आगत जहां आएगा वो आने वाला होता है, पर याद रखना ये दो प्रश्न याद रखना। गत का मतलब होता है जाने वाला, तो यहाँ को का प्रयोग रखोगे तो गांव को जाने वाला या गांव को गया हुआ, समास विग्रह यही होगा कि गांव को जाने वाला या गांव को गया हुआ। तो विद्यार्थीगण गलत मत करना, ऐसे होता है क्या, गृहागत मैंने दिया तो गृह यानी घर को गया हुआ, याद रखना घर को गया हुआ, नहीं तो गलत करोगे। यहाँ आगत है, इसमें बहुत से विद्यार्थीगण गलत करते हैं, तो इसको याद करके जाना। जो गृहागत होता है हमेशा और हमेशा अधिकरण मत कर देना, अधिकरण मत कर देना। इसी के अकॉर्डिंग यदि विद्यार्थीगण हमारा एक आता है ग्रामागत, एक होता है ग्रामगत, एक होता है ग्रामागत होता है। ग्रामागत का मतलब यहाँ आगत मिला, आगत का मतलब क्या होता है, आने वाला, तो गांव में आने वाला। लेकिन यहाँ भी गृहागत है, यहाँ भी आगत आ रहा है, गृहागत में भी आगत आ रहा है, यहाँ आने वाला होता है, लेकिन हमेशा और हमेशा यहाँ को का प्रयोग करना है। ये दोनों शब्द याद करके जाना है आपको, नहीं तो गलत कर दोगे। तत्पुरुष समास में बहुत पूछा जाता है, गृहागत और ग्रामागत। ग्रामागत जो होता है गांव में आने वाला या गांव में आया हुआ, याद रखना ये अधिकरण तत्पुरुष होगा। लेकिन गृहागत जो होगा विद्यार्थीगण याद रखना घर को आया हुआ हमेशा और हमेशा होता है, और यहाँ को का प्रयोग होता है, यही आपको ध्यान में रखना है। ग्रामगत गांव को गया हुआ, ऐसे आता है आशातीत, आशा को तीत यानी जितनी मैंने आशा की थी उससे कहीं ज्यादा मिला, आशातीत सफलता मिली। विद्यार्थीगण कहते हैं जितना मैंने चाहा उतना नहीं, तो गलत मत करना। परलोक गमन, परलोक को जाने वाला, तो याद रखना हमेशा और हमेशा कभी गलत नहीं करना है। आपके एग्जाम में प्रश्न आए तो कार्यवृत्ति चिन्हों के अनुसार जो हमेशा और हमेशा तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं, उन 6 उपभेदों का भी उत्तर पद, जी हाँ उत्तर पद यानी हम कह सकते हैं अंतिम पद, या हम कह सकते हैं दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, क्यों होता है विद्यार्थीगण, क्योंकि हम पढ़े थे तत्पुरुष समास से 2 समास की उत्पत्ति होती है, दिगु और कर्मधारय। जी हाँ बहुत अच्छे से मैंने बताया है, और ये भी बताया था कि तत्पुरुष समास से जिस 2 समास की उत्पत्ति होती है उनका भी दोनों का दूसरा पद प्रधान होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। और इनसे जो 6 भेद होते हैं कार्यवृत्ति चिन्हों के अनुसार, उनका भी अंतिम पद दूसरा पद यानी पद प्रधान होता है, तो गलत मत करना। एक बार इसकी स्टार्ट करो। जी हाँ तो विद्यार्थीगण फिर हम नेक्स्ट दिन जब मिलेंगे तो करण तत्पुरुष से लेकर मिलेंगे वीडियो, याद रखना। और सेक के द्वारा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, उस पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे विद्यार्थीगण। तो इसके साथ साथ यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें विद्यार्थीगण। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।